मैं इंस्पेक्टर मनीष अपने घर में फाइलें देख ही रहा था कि अचानक वायरलेस सेट खड़खड़ा उठा। वायरलेस में कांपता हुआ स्वर सुनाई दिया। साहब, एक लड़की गायब है, प्रधान की बेटी भावना। मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक सी गई। मैंने तुरंत कार स्टार्ट की। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी और अंधेरी गांव की सड़क जैसे मुझे पहले ही चेतावनी दे रही थी कि आगे कुछ सही नहीं है। गांव के दरवाजे पर पहुंचा तो पूरा गांव इकट्ठा था, हर चेहरा डर और बेचैनी से भरा हुआ। प्रधान मेरे पास आया, सांसें फूली हुई, आंखें सूजी हुई। वो घबराते हुए बोला, मनीष जी, मेरी बेटी भावना आज शाम स्कूल गई थी, फिर लौट कर नहीं आई। मैंने आश्चर्य से पूछा, कौन सा स्कूल? जहां तक मुझे पता है आपके गांव के बच्चे तो पास के गांव में पढ़ने जाते हैं ना? जय ने डरते हुए उत्तर दिया, साहब सही सुना आपने, हमारे गांव के बच्चे पड़ोस वाले गांव में ही पढ़ने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी एक स्कूल है जो कई सालों से बंद पड़ा है। वो पुराना तांत्रिक वाला स्कूल जहां अब कोई नहीं जाता है। एक पल में पूरा माहौल ठंडा पड़ गया। हवाएं जैसे डर लेकर गांव में घूम रही थीं। मुझे समझ में आ गया, ये मामला सिर्फ किसी लड़की के गायब होने का नहीं है, इसके पीछे कुछ और ही खेल है। मैंने सबको शांत कराया और एक एक से पूछना शुरू किया। सबसे पहले राकेश बोला, साहब मैंने भावना को आखिरी बार उसी बंद स्कूल की तरफ जाते देखा था। उसने कहा मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी, लेकिन वहां जाना ही नहीं चाहिए था। मैंने शक से पूछा, क्यों? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? सब अचानक चुप हो गए, मानो किसी के गले में हड्डी अटक गई हो। धीरे धीरे बोला, साहब 12 साल पहले एक तांत्रिक आया था गांव में। लोगों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे उसी जंगल वाले स्कूल में बंद कर दिया था। बात सुनते ही राकेश भी डरते हुए बोल पड़ा, साहब वो रात भर वहीं रहा और सुबह उसकी लाश मिली। मरते समय उसने कहा था, जिसने मुझे अपमानित किया उसकी वंश में चैन नहीं होगा। जय कांपते हुए बोला, साहब तांत्रिक ने सबसे ज्यादा श्राप प्रधान को दिया था। प्रधान का सिर झुक गया। वो रोते हुए बोला, मनीष जी, उस समय मैं पंचायत का छोटा सदस्य था, उस भीड़ में मैं भी था। तांत्रिक को मारने में मेरा भी हाथ था और अब उसका श्राप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मेरे कर्म की सजा मेरी बेटी भुगत रही है। उसकी आंखों में साफ डर और पछतावा दिख रहा था। एक बात अब बिल्कुल साफ थी, भावना उसी श्रापित जगह गई थी। रात हो चुकी थी। मैं, राकेश, जय और निरंजन भावना के कदमों का पीछा करते हुए जंगल में दाखिल हुए। गीली मिट्टी में उसके चप्पल के निशान साफ दिख रहे थे। अचानक हवा बदल गई, ठंडी, भारी, जैसे जंगल की सांस रुक गई हो। जय कांपते हुए बोला, साहब यहां रात में कोई नहीं आता, हमें डर लग रहा है, चलो वापस चलते हैं। हम भावना को दिन में ढूंढ लेंगे। इस जंगल में शेर चीते घूमते हैं, कहीं हादसा न हो जाए। तभी पत्तों की तेज सरसराहट हुई। मैं पलटा और देखा एक चीता हमें घूर रहा था। एक ही छलांग में उसने निरंजन को पकड़ा। एक ही झटके में उसका काम तमाम। मैं मजबूर था, हथियार हाथ में होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। मैं बस देखते रह गया। अब शायद हमारा नंबर था। अभी हवा में अचानक अजीब गंध फैली, जली हुई अगरबत्ती और किसी पुरानी सूखी चादर की सीलन जैसी।
चीता अचानक डर कर भाग गया। राकेश ने कांपते हुए कहा, साहब, यही खुशबू उस रात तांत्रिक की लाश से आ रही थी। लगता है उसकी आत्मा आसपास है। चीता उसी से डरकर भागा है। मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ दूर चलकर हम उस बंद पड़े स्कूल पहुंचे। पुराना, टूटा हुआ, अंधेरे में डूबा हुआ। दरवाजा ऐसे बंद जैसे सालों से किसी ने हाथ भी ना लगाया हो। मैंने नीचे देखा, ताजा खून की बूंदें और भावना की चप्पल। जय घबराकर बोला, साहब, वो अंदर होगी, जल्दी चलिए। हम धीरे धीरे अंदर गए। अंदर सड़ी हुई लकड़ी की गंध, दीवारें काले धब्बों से भरी। बीच में एक पुराना लोहे का पिंजरा पड़ा था। राकेश धीमे सुर में बोला, साहब, इसी पिंजरे में तांत्रिक को बंद किया गया था। तभी कदमों की आहट हुई। जय चीख पड़ा, मनीष जी, कोई बाहर है, हमें देख रहा है। मैं पलटा, कुछ नहीं था, बस एक गहरी फुसफुसाहट। जिसका अपमान हुआ वो वापस आता है। मेरी रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। एक कोने में मुझे भावना का लाल दुपट्टा दिखाई दिया। और पास ही मिट्टी पर लिखा था, माफ कर दो। अचानक बाहर आवाज आई, मनीष जी, भावना मिली क्या? मैं बाहर आया। प्रधान खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब, आंखें लगभग काली। मैंने पूछा, प्रधान जी, आप अकेले जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी जान को खतरा हो सकता है। वो अजीब मुस्कान से बोला, जिससे पूरा जंगल डरता हो उसे जान का क्या खतरा। और फिर वो गायब हो गया। मैं सिहर गया। तभी राकेश हांफते हुए बोला, साहब, प्रधान जी का कॉल आया था, वो अभी गांव में है। मैं हैरान रह गया। तो अभी जंगल में वो कौन था? हम जल्द से जल्द गांव पहुंचे। मैंने प्रधान से पूछा, प्रधान जी, सच बताइए, वरना मैं आपकी बेटी को कैसे ढूंढूंगा? प्रधान ने भारी आवाज में कहा, वो तांत्रिक साधारण इंसान नहीं था, वो गांव की रक्षा करता था। उस दिन पंचायत में झगड़ा हुआ और लोगों ने उसे चोर कहकर पीट दिया। मैं भी वहीं था। मरते समय उसने कहा, पहले तेरे घर की रोशनी बुझाऊंगा। उसका श्राप अब मेरे घर पर आ पड़ा है। मेरी समझ साफ हो चुकी थी। भावना शायद तांत्रिक से माफी मांगने स्कूल आई थी। करीब रात के 2:30 बजे पीछे के खेतों से चीख आई। हम दौड़कर पहुंचे। भावना जमीन पर बैठी कांप रही थी, गले पर निशान जैसे किसी ने गला दबाया हो। वो रोते हुए बोली, आप लोग यहां से चले जाओ, वो आने वाला है, जल्दी जाओ। तभी उसके पीछे की मिट्टी उभरने लगी और तांत्रिक की आत्मा जमीन से ऊपर उठी। हड्डियों का डरावना ढांचा, लाल धुएं जैसी आंखें। मैंने गोली चलाई। वो धुएं की तरह गायब हो गया और अगले ही पल मेरे कान के पास। मैं पलटा, कुछ नहीं। राकेश चीखा, साहब, भावना को घसीट कर ले जा रहा है। भावना हवा में उठकर स्कूल की तरफ खिंच रही थी। हम उसके पीछे दौड़े। जंगल घने कोहरे से भर गया और अगले ही पल हम स्कूल के सामने थे। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर से भावना चीख रही थी, बाबा, माफ कर दो प्लीज। मैंने लोहे की रॉड से दरवाजा तोड़ा। अंदर भावना बेहोश पड़ी थी। दीवार पर लिखा था, जिसने अन्याय देखा पर रोका नहीं, वो भी दोषी है। अचानक तांत्रिक की आत्मा सामने आई। चेहरा टूटा, हड्डियां बाहर, आंखों में लाल धुआं। वो बोला,
मनीष सच्चाई ढूंढ रहा है, पर क्या सह पाएगा? मैंने कहा, भावना को छोड़ दो, ये बदला नहीं, पाप है। वो हंस पड़ा। पाप? पाप तो तुम्हारे लोगों ने किया था, मैं तो न्याय लेने आया था। मैंने कहा, लेकिन तुम एक निर्दोष लड़की को मार दोगे। वो ठिठक गया, फिर बोला, नहीं, वो निर्दोष नहीं। पंचायत में सबसे पहले उसने मुझे पत्थर मारा था। प्रधान नीचे गिरते हुए बोला, वो मेरी गलती थी, मैंने उसे नहीं रोका। अब उसकी सजा मेरी बेटी भुगत रही है। तांत्रिक ने हाथ उठाया, भावना हवा में तैरने लगी। वो गरजा, बोल प्रधान, देगा मुझे न्याय, वरना इसकी सांस यहीं टूट जाएगी। प्रधान रो पड़ा, मेरी बेटी को छोड़ दो, चाहे तो मुझ पर वार करो। मैं चिल्लाया, अगर तुम सच में अच्छे इंसान थे तो निर्दोषों की जान नहीं लेते। तुम्हारा क्रोध तुम्हें अधर्मी बना रहा है। साधु कांप गया, चेहरे पर पीड़ा दिखी। मैंने आखिरी बात कह दी, न्याय बदले से नहीं आता, क्षमा से आता है। अचानक स्कूल की घंटी जोर से बजी, बाहर बिजली कड़की। साधु की आकृति टूटने लगी, धीरे धीरे राख बनकर उड़ने लगी। उसने जाते जाते कहा, मैं मुक्त होना चाहता था, आज तुमने सच्चाई दिखा दी। भावना नीचे गिर गई, बेहोश लेकिन जिंदा। साधु पूरी तरह गायब हो चुका था, शराब टूट चुका था। सुबह गांव शांत था, भावना होश में थी। प्रधान ने सबके सामने स्वीकार किया, हमने साधु के साथ अन्याय किया था। अब से इस गांव में किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। और कहानी यहीं खत्म होती है।